हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एमसीक्यू सीरीज़ में पेपर थर्ड क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़। तो आज हम 16 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आपको लाइक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ साथ थोड़ा सा उनका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलेंगे हम लोग। सो ये बीएड सेकेंड ईयर का है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्वास परिषद कानून आरसीआई कब पारित हुआ? आरसीआई एक्ट जो है वो कब पारित हुआ? 1992, 1993, ऑप्शन थर्ड 1996, ऑप्शन फोर्थ 1995। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारतीय पुनर्वास परिषद कानून आरसीआई एक्ट जो है हमारा वो हमारा पारित हुआ था 1992 में। आरसीआई को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? इसे संवैधानिक दर्जा मतलब संविधान द्वारा इसे मान्यता कब दी गई? संविधान में कब? तो फर्स्ट ऑप्शन है 26 जून 1993, सेकंड ऑप्शन है 25 जून 1992, थर्ड ऑप्शन है 22 जून 1993 एंड फोर्थ ऑप्शन है 28 जून 1994। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 22 जून 1993। तो आरसीआई को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? याद कर लीजिए अभी इसी वक्त। 22 जून 1993 कब दिया गया? 22 जून 1993 क्या हुआ? आरसीआई एक्ट को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आरसीआई में संशोधन कब हुआ? तो आरसीआई जो हमारा बना था इसमें कुछ प्रॉब्लम थी जिसका संशोधन किया गया। तो वो संशोधन कब किया गया? कौन से ईयर में किया गया? 1996, 2000, 2002 और 2001। तो हमारा इसमें संशोधन किया गया 2000 में किया गया। आरसीआई एक्ट में संशोधन 2000 में किया गया। आरसीआई का उत्तरदायित्व क्या है? भारतीय पुनर्वास परिषद कानून का इसका उत्तरदायित्व क्या है? विकलांगों को समानता का अधिकार देना, विकलांगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, कोई संस्थान बगैर आरसीआई द्वारा निर्धारित मानकों के विकलांगों को सुविधाएं नहीं प्रदान करेगा, या इनमें से कोई नहीं। गैस कर सकते हैं आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये आरसीआई का इसका क्या उत्तरदायित्व है? इसने ये निर्धारित किया था कि कोई भी संस्थान, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो आरसीआई द्वारा, इसके द्वारा बहुत सारे मानक निर्धारित किए गए हैं कि इस मानक के अकॉर्डिंग क्या है, विकलांग बच्चों को ये सुविधाएं दी जाएंगी। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस निर्धारित किए गए हैं, तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही लोग सुविधाएँ प्रदान करेंगे। उस रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर वो सुविधाएं प्रदान नहीं करते हैं विकलांग बच्चों को, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो, तो क्या है उनका लिए कानून में क्या है प्रावधान किए गए, उन पे कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तो ये हमारा आरसीआई का उत्तरदायित्व है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आरसीआई की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय पुनर्वास परिषद कानून, इंग्लिश में से कहेंगे रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, या सेकंड इसे कहेंगे रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया, थर्ड रिफॉर्मर काउंसिल ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चंस तो आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा आई होप, क्योंकि इसके बारे में पहले पढ़ भी लिया है। तो हमारा ये क्वेश्चन इस तरह से बन के आ सकता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारतीय पुनर्वास परिषद कानून। हिंदी में उसके इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या है? रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। तो ये कब पारित हुआ था? याद कर लीजिए, दोबारा बता देती हूँ, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरसीआई के कार्य हैं, इसके कार्य क्या हैं? विकलांग पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण कोर्स के लिए मानकीकरण की जो प्रशिक्षण कोर्स होते हैं जिसमें शिक्षण दिया जाता है, टीचर को टीचिंग दी जाती है, उनको सिखाया जाता है, उसमें क्या है मानकीकरण, मानक निर्धारित करना। विकलांग, यहाँ पे मैंने ये लगा रखा है डबल कॉमा वाला, तो ये पूरी लाइन जो है विकलांग पेशेवरों के लिए, ये इस लाइन में भी सेम सेकंड लाइन में भी आई है। विकलांग पेशेवरों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना,
विभिन्न संस्थानों, संगठनों, विश्वविद्यालयों को मान्यता या उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। तो इसके सारे कार्य हैं जो ऊपर थर्ड दिए गए हैं कि विकलांग पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण कोर्स के लिए मानकीकरण करना, न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना उन लोगों के लिए कि उनकी न्यूनतम योग्यता क्या हो सकती है इस कोर्स के लिए, और विभिन्न संस्थानों और संगठनों और विश्वविद्यालयों को मान्यता देना जिससे वो क्या है शिक्षा प्रदान कर सकें सामान्य बच्चों को भी और विकलांग बच्चों को भी। सलामानका बैठक कब और किस देश में हो? तो हमारा आरसीआई से जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपके लिए बना दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए इसमें स्टार्ट किया है सलामानका। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। सलामानका बैठक कब और किस देश में हुई थी? तो फर्स्ट है 7 से 12 जुलाई जापान, सेकंड 7 से 10 जून स्पेन, थर्ड है 8 से 16 मई फ्रांस, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इससे सलामानका जो है हमारा 7 से 10 जून के बीच में हुआ था। वो कंट्री का क्या नेम है? स्पेन। याद कर लीजिए कब हुआ था सलामानका? 7 से 10 जून। कंट्री का नेम है स्पेन। स्पेन में ये हुआ था, इसकी बैठक हुई थी सलामानका की। एक बार और रिमाइंड करवा देती हूँ आपको मैं, 7 से 10 जून स्पेन सलामानका बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें कितने प्रतिभागियों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने भाग लिया? इसमें मतलब कि किसमें भाग की बात की गई है? इसमें सलामानका जो हमने ऊपर किया ना सलामानका के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है 300 से अधिक प्रतिभागियों तथा 25 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों ने, 400 से अधिक प्रतिभागियों तथा 50 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों ने, 600 से अधिक प्रतिभागियों तथा 70 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों ने, या 200 से अधिक प्रतिभागियों तथा 80 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों ने। हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें 300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। वन मोर पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, 90 सरकारों के, ठीक है, 90 सरकारों के 300 से अधिक प्रतिभागियों तथा 25 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों ने, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं उन्होंने, या समुदाय जिसे आप कह सकते हैं, समुदाय ने इसमें भाग लिया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सलामानका की व्यवस्था किसने की क्या है इसकी व्यवस्था, इसका जो अरेंजमेंट है सारा किसने किया? स्पेन की सरकार तथा यूएनओ ने, स्पेन की सरकार तथा यूनेस्को ने, स्पेन की सरकार तथा WHO ने, या स्पेन की सरकार तथा IMF ने। तो सलामानका की व्यवस्था आपको याद रखना है। इस पे स्पेन तो सारे ऑप्शंस में है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी व्यवस्था की थी, यूएनओ, यूनेस्को, WHO या IMF। तो इसकी जो है हमारी व्यवस्था की थी वो किसने की थी? स्पेन की सरकार और यूनेस्को ने। जो हमारा यूनेस्को है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हर कंट्री में क्या है शिक्षा के लिए कार्य करता है, उनको फंड वगैरह भी देता है, वहाँ पे किस तरह से शिक्षा के कार्य चल रहे हैं, किस तरह से नीतियाँ उस पर उनकी निगरानी करता है। और जब शिक्षा के लिए लोगों को ज़रूरत होती है, पैसे नहीं होते, तो उसके लिए क्या है कंट्रीज़ जो है इससे पैसे लेती हैं यूनेस्को से। तो ये क्या है हर कंट्रीज़ को फंड देता है ये यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सलामानका विवरण को क्यों तैयार किया गया, क्यों बनाया गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी सलामानका की हमें कि इसे करने के लिए? विशिष्ट शिक्षा के सिद्धांत, नीति, कार्यवाही, इसका ढांचा तैयार करना, समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहन देना, विकलांगों के लिए अलग विद्यालय का निर्माण करना, या इनमें से कोई नहीं। तो सलामानका विवरण को तैयार करने के लिए हमें क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। विशिष्ट शिक्षा के सिद्धांत, नीति, कार्यवाही, इसका ढांचा तैयार करना, इसीलिए हमें क्या है सलामानका की ज़रूरत पड़ी। इसलिए विशिष्ट शिक्षा के सिद्धांत, नीति, कार्यवाही, इसका ढांचा तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि सलामानका का उद्देश्य, इसके क्या उद्देश्य थे, क्या मोटिव था इसका? विकलांगों के लिए अलग शिक्षा, विकलांगों के लिए विशेष शिक्षक, सबके लिए शिक्षा, या इनमें से कोई नहीं। तो सलामानका का मेन उद्देश्य क्या था? मेन जो था वो था सबके लिए शिक्षा। ये सलामानका चाहता था कि चाहे वो विशिष्ट बालक हो या कि सामान्य बालक हो या विकलांग हो, किसी भी तरह से डिसेबल्ड बच्चे हैं, सबके लिए क्या है शिक्षा होनी चाहिए। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए, चाहे वो बाधित बालक हो, चाहे किसी भी तरह से बालक हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो उनको, तो क्या है सबके लिए समान शिक्षा होनी चाहिए। ये सलामानका का क्या था उद्देश्य था इस बैठक का। सलामानका का सरकारों को बुलाने का उद्देश्य, तो सलामानका इसने कितनी सरकारों को बुलाया? मैंने पहले बताया था 90 सरकारों के का इसमें योगदान था।
तो उनको बुलाने का क्या उद्देश्य था? उचित शिक्षा व्यवस्था के लिए नीति एवं बजट तैयार करना, अधिक विद्यालयों का निर्माण करना, समावेशी शिक्षा को बढ़ाने में सभी देशों का सहयोग होना, या ऑप्शन नंबर 4 कहता है फर्स्ट एवं थर्ड क्या हो? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें क्या है? उचित शिक्षा व्यवस्था एवं के लिए नीतियाँ बनाना एवं उसका बजट तैयार करना। बजट क्या है कि उनके लिए पैसे वगैरह का, धन का अरेंजमेंट करना, धन वगैरह का, कि किस तरह से उस शिक्षा को लागू किया जाएगा, उसका निर्माण किया जाएगा। और समावेशी शिक्षा को बढ़ाने में सभी देशों का सहयोग होना चाहिए, कि समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सलामानका का किन अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने समर्थन किया? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की किसने समर्थन किया? ऑप्शन नंबर 1 कहता है यूनेस्को, सेकंड WHO, थर्ड कहता है यूनेस्को, यूनिसेफ, UNDP एवं विश्व बैंक, या IMF। तो सलामानका के जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैं वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यूनेस्को ने, यूनिसेफ ने, UNDP ने एवं विश्व बैंक ने। तो ये सारे जो संगठन हैं ये जो है कि कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं। किसके लिए कार्य करते हैं? जन कल्याण के लिए। सभी देशों में वहाँ पे देखा जाता है शिक्षा वगैरह या और लोगों की ज़रूरतें हैं, उन सब चीज़ों को देखा जाता है। उनके विकास के लिए, उनका भोजन वगैरह का प्रबंध करना, ये सारी चीज़ें क्या है इनके अंदर आता है। तो ये सारी ये निगरानी करती हैं। जिस भी देश को, कोई गरीब देश है जिनको फंड की ज़रूरत है या इनकी नीतियों वगैरह की, इनकी हेल्प की ज़रूरत है, तो ये उस कंट्री की क्या है, हेल्प करते हैं। उस कंट्री में जाकर वहाँ पर तरह तरह के संसाधन जुटाकर वहाँ पर तरह तरह की सुविधाएं देने का कार्य करते हैं ये सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन उस कंट्री में। विश्व बैंक जो है क्या है, ये लोन वगैरह देता है कंट्रीज़ वगैरह को, विश्व बैंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा यूनेस्को का एक शिक्षा अभिकरण होने के इसके उत्तरदायित्व। जो यूनेस्को है हमारा वो क्या है, एक शिक्षा अभिकरण। ये क्या है, शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा कार्य करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के लिए शिक्षा के क्या है, एक अभिकरण बन गया यूनेस्को। तो इसके लिए इसका होने का क्या उत्तरदायित्व है, क्या उत्तर इसमें बताया? फर्स्ट ऑप्शन कहा है सबके लिए शिक्षा, समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षक संघ, समावेशी शिक्षा के लिए सम्मेलनों को प्रोत्साहन, या ये सभी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये सारे इसके क्या हैं, उत्तरदायित्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सलामानका विवरण के द्वारा शिक्षा के प्रावधान है। जो सलामानका हमारा विवरण हुआ, ये बैठक हुई। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो थोड़ा सा रिवाइज और कर लेते हैं। सलामानका बैठक जो है हमारी कब हुई थी? 1992 में। किस कंट्री में हुई थी? स्पेन में। कब से कब तक हुई थी? 7 से 10 जून। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें वो आप कर सकते हैं। कितनी सरकारों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? 90 सरकारों ने, 300 प्रतिभागियों ने, और 25 का है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, और आपको क्या याद आ रहा रिवाइज के टाइम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, आपको अच्छी नहीं लगती, अच्छी लगती, किस तरह से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, तो उसको अकॉर्डिंग मुझे पता चलेगा। कोई प्रॉब्लम है तो वो बताइए, तो मैं इस अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट करूँगी। ठीक है, आपको कुछ और चाहिए तो वो आप कह सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सलामानका विवरण के द्वारा शिक्षा के प्रावधान है। क्या प्रावधान है? किसी भी बालक को शिक्षा से वंचित ना रखना, कि कोई भी बालक है, चाहे वो किसी भी पिछड़े इलाके से हो, कुछ आदिवासी हो, किस भी तरह का बालक हो, कोई भी शिक्षा से दूर नहीं होना चाहिए। विशिष्ट बालकों का नामांकन सामान्य विद्यालय में। जो विशिष्ट बच्चे हैं, आप विशिष्ट बच्चों से समझते हैं ना, जो सारे दिव्यांग हैं या डिसेबल्ड बच्चे हैं, तो वो सारे बच्चे विशिष्ट, जो जिनके अंदर एक्स्ट्रा माइंड होता है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, IQ लेवल बहुत ज़्यादा होता है। शिक्षा गारंटी योजना के तहत घर में शिक्षा, तो इसमें क्या होता है, शिक्षा गारंटी योजना में बता देती हूँ, उसमें होम बेस्ड एजुकेशन होती है। जो क्या है, बच्चों को छोटी क्लासेस की एजुकेशन जो होती है वो घर पे ही दी जाती है। प्राइमरी से पहले की जो KG वगैरह की एजुकेशन होती है वो घर पे दी जाती है। फिर प्राइमरी स्कूल से क्या है, उसको स्कूल में डाला जाता है। इस योजना को शायद ये नई शिक्षा नीति में इसको क्या है, लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति जो हमारी आई है ये 2020 में। और या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा राइट आंसर है, आप समझ रहे होंगे कि उपरोक्त सभी है, ये सारे क्या है, इसके प्रावधान है। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आई हो, आपका हेल्प हुआ, तो प्लीज़ बिना लाइक किए मत जाइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो, और जैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ उनकी भी हेल्प हो, वो भी अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें। आप भी कीजिए, और आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
टेक केयर।